तो अब शुरू करते हैं कैपिलैरिटी और सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट, राइट। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि सरफेस टेंस हो जाती है, मतलब खिंच जाती है, ठीक है। तो आइए इसके पीछे की पूरी कहानी देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको सरफेस टेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं फिर स्टार्ट करता हूं दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एक होता है कोहेशन, जो आपको मैंने पहले भी समझाया है। कोहेशन क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एडेशन। एडेशन क्या होता है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, अलग मटेरियल्स के, ठीक है। अब देखिए तो कोहेशन क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास एक यहां पर एक टम्बलर है ना, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है, यहां पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। यहां पानी भरा हुआ है। तो अब देखो क्या होगा, पानी के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, कोहेशन बोलेंगे। और पानी और ग्लास के दीवार के साथ, मतलब ग्लास के मटेरियल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पानी का, उसे क्या बोलेंगे, एडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडेशन। तो एडेशन कहां देखने को मिलेगा बॉस, एडेशन यहां देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा एडेशन, है ना, एडेशन बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स। वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा, इधर एडेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहां क्या देखने को मिलेगा, अंदर, अंदर क्या देखने को मिलेगा, अंदर मिलेगा आपको कोहेशन। कोहेशन, कोहेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, कोहेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में खुद में क्या देखने को मिलेगा, कोहेशन। और पानी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में दीवारों पर क्या देखने को मिलेगा, एडेशन, ओके, ठीक है सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर मेरे पास ये एक कंटेनर है और ये है क्या, वाटर की फ्री सरफेस, है ना, ये फ्री सरफेस है वाटर की। अब देखो तो सरफेस टेंशन किस वजह से होगा, क्या वो एडेशन की वजह से होगा या कोहेशन की वजह से। तो इसके लिए हम देखते हैं, सरफेस टेंशन का मेन रीजन होता है कोहेशन, एडेशन नहीं होता, कोहेशन होता है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि सर सरफेस टेंशन का इस दीवारों से कोई लेना देना नहीं है। सरफेस टेंशन का लेना देना सिर्फ इस पार्ट से होगा। क्यों, क्योंकि कोहेशन से होता है। कोहेशन मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब देखिए यहां पर देखिएगा, सपोज मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं, सपोज ये एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, है ना, और मैंने देखा कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका रेंज कुछ ऐसा है, मतलब यहां से खींचा जा रहा है, यहां से खींचा जा रहा है, इस तरफ से खींचा जा रहा है, इस तरफ से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, सपोज इस मॉलिक्यूल का नाम ए है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को पानी हर तरफ से बराबर खींचा जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। क्यों, क्योंकि इस पानीक्यूल के मॉलिक्यूल को पानी के ही दूसरे मॉलिक्यूल ही अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है भाई। तो यह है कोहेसिव फोर्स। अच्छा, अब ध्यान देना एक चीज और, ऊपर कौन मौजूद है, एयर। ऊपर कौन है, एयर। एयर क्या है, अलग है। इसका मतलब एयर भी तो पानी को खींचेगा, एडहेसिव फोर्स। अरे एयर और पानी के बीच में भी तो एक फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स। तो पानी और पानी के बीच में था कोहेसिव फोर्स, एयर और पानी के बीच में एडहेसिव फोर्स। और मैंने क्या देखा कि एयर और पानी के बीच में जो ये फोर्स है ना, ये कम है। मतलब जो एयर फोर्स लगा रहा है ना, ये जो एयर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये जो एयर फोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर, ये कम है। और पानी जो पानी के ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगा रहा है, कोहेसिव फोर्स लगा रहा है, वो ज्यादा है। तो दोस्तों ये है कोहेसिव हेमिस्फीयर, कोहेसिव हेमिस्फीयर ऑफ वाटर। और ये क्या है, एडहेसिव हेमिस्फीयर, एडहेसिव हेमिस्फीयर ऑफ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। तो आपको बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलेगा कि सरफेस टेंशन का मेन रीजन कोहेशन है। गलत। सरफेस टेंशन होता है कोहेशन और एडहेशन के डिफरेंस की वजह से। ध्यान दीजिए, सरफेस टेंशन आता है कोहेशन और एडहेशन के डिफरेंस की वजह से। अब मेरे को एक बात बताओ, इस तरफ खींचने वाला एयर पानी के मॉलिक्यूल को थोड़ा
धीरे धीरे खींच रहा है, मतलब फोर्स कम है। और नीचे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा तेजी से खींच रहे हैं, है ना, फोर्स ज्यादा है। तो नेट खिंचाव कहां होगा पानी के मॉलिक्यूल पे? ऑब्वियसली नीचे होगा। कहां होगा नेट खिंचाव? नीचे। अच्छा, अब यहां पर मेरे पास ये टम्बलर था और मेरे पास ये पानी था, है ना, और मैंने क्या देखा कि पानी के हर मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है? एक खिंचाव है। खिंचाव कहां है? नेट खिंचाव नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर है। ओके, ऐसे ही मैंने इधर खिंचाव देखा, कहां है? नीचे की ओर है, इस पार्ट पे। इस पे मैंने देखा खिंचाव कहां है? देखा नीचे की ओर है। इस पे खिंचाव कहां है? देखा नीचे की ओर है। इस पे खिंचाव कहां है? नीचे की ओर है। इस पे खिंचाव कहां है? नीचे की ओर है। तो इस तरीके से मैंने देखा ये खिंचाव है। अब आप एक चीज पे गौर करें कि जैसे जैसे आप दीवार की तरफ जाएंगे नीचे का खिंचाव कम होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है कम? क्योंकि वो दीवार से टकरा रहा है फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कम रह जाएगी। देखो इस पे जो खिंचाव है वो ज्यादा इतने बड़े फोर्स से हो सकता है इस तरफ नीचे, लेकिन इस पे जो खिंचाव है वो कम फोर्स से होगा। इतना ही पार्ट बच गया मैग्नीट्यूड फोर्स का। तो इसी तरीके से ये ऐसे है। तो इससे क्या होगा दोस्त? फाइनली जो पानी होगा ना वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये पानी की परत कुछ ऐसे दिखाई देने वाली है आपको, ध्यान दो, इस तरीके से। तो दोस्तों ये क्या है? ये है सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट। इसमें हुआ क्या, ये जो पानी का फ्री सरफेस था, ध्यान दो, लिक्विड का कह लो, लिक्विड का जो फ्री सरफेस था उसमें क्या लगा? एक तनाव महसूस हो रहा है उसको। ऐसा लग रहा है उसको खींच दिया गया है इस तरीके से, है ना। क्योंकि क्या किया गया है? कोहेसिव फोर्स की वजह से नीचे खिंचाव ज्यादा था तो इन सबको खींच दिया गया है। तो ये एक प्लेन लेयर की भांति नीचे क्या है? सस्पेंडेड है। क्या है? सस्पेंडेड है। अब देखो, यदि कोई बहुत ही बारीक सी चीज हल्के से इस पे बैठी हुई है तो आराम से बैठ सकती है, वो डूबेगी नहीं। जैसे मान लीजिए मक्खी आके इस पे बैठना चाहे तो मक्खी आराम से इस पे आके बैठ जाएगी। क्लियर है? तो मक्खी डूबेगी नहीं, इस पे आराम से सस्पेंड हो सकती है मक्खी। ऐसे ही एक पतली सी पिन को आप ऐसे करके ऐसे मत कर देना तो डूब जाएगी। पतली सी पिन को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इस पर रख दो, आराम से वो सस्पेंड हो जाएगी, इस पे लटक जाएगी इस पे। इसका मतलब दोस्तों ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि सरफेस टेंशन होता है लिक्विड्स के अंदर। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहां पर सरफेस टेंशन का हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। इस कॉन्सेप्ट को जरा हम अप्लाई करते हैं 3-4 जगहों पे, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि जब भी कोई चीज सरफेस टेंशन में होगी, मतलब सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या करने की कोशिश करेगी? खिंचाव पैदा करेगी, खिंचाव, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब पानी होता है ना, पानी जब गिरता है इसके ऊपर, तो देखना पानी का ड्रॉप इस तरीके से गिरता है, इस तरीके से वो ड्रॉप गिरता है। यदि पानी के इस ड्रॉप में सरफेस टेंशन ना होती तो क्या होता है? ये पानी फैल जाता है इसके ऊपर, ध्यान समझना। यदि सरफेस टेंशन ना होती तो ये फैल जाता, लेकिन ये सिकुड़ के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है ये? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या कोशिश करेगा? अपने सरफेस को टेंशन में लाने की कोशिश करेगा। टेंशन मतलब खिंचाव महसूस कर रहा है इसका सरफेस, जिसकी वजह से क्या होगा? ये अपने आप को ना कम से कम एरिया में दबाने की कोशिश करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल tries to minimize its surface area. Water molecule tries to minimize its surface area due to surface टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन की वजह से अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है कौन? ये वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है भाई बात? इसलिए इस तरीके से होता है। क्लियर? लेकिन यदि इसकी जगह पर, है ना, इसकी जगह पर क्या आ जाए, सपोज मरकरी आ जाए, तो फैल जाएगा इस तरीके से। क्लियर है दोस्त? इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो ये ऐसे हो गया। अब मैं आपको एक और चीज समझाने जा रहा हूं यहां पर। वो क्या कि जैसे मान लीजिए ये एक ड्रॉप है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? बाहर की ओर प्रेशर सपोज P1 है, अंदर की ओर प्रेशर है P2। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मॉलिक्यूल है ये हर जगह अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। अब कोई मान लो कि इस तरीके से कोई ये ड्रॉप है, ये से फैल भी तो सकता था, लेकिन ये फैलने की जगह क्या हुआ है?
इस तरीके से मुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस पूरी सरफेस को ना अंदर की ओर कोई खींच रहा है। लग नहीं रहा आपको? भाई जो बाहर का प्रेशर यदि ज्यादा होता, यदि ये प्रेशर ज्यादा होता तो इसको फाड़ देता, इस तरीके से फट जाता ही है। लेकिन क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, जिसने इसको क्या कर रखा है, इस तरीके से मोड़ रखा है। बात समझ रहे हो? ये यहां से खुल जाता, यदि ये प्रेशर ज्यादा होता, इसको हिट करता, ये फट जाता। लेकिन क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है इसलिए सिकुड़ा हुआ है, इसने अपने सरफेस एरिया को क्या कर रखा है, मिनिमाइज कर रखा है। तो यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये जो अंदर इसके प्रेशर है ये कितना ज्यादा है ना, अलग अलग केसेस के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। तो दिस प्रेशर इज मोर, तो P2 क्या है मेरे दोस्त, यहां P1 से ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर कॉजेज इसी की वजह से क्या आता है, सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। एक्सेस प्रेशर की वजह से ही ये जो सरफेस है ये खिंचा हुआ है इस तरीके से, तनाव में, वरना ये फ्री हो जाता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है इस तरीके से, है ना, ये कट के स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन ये क्या है, खिंचा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है इस तरीके से। तो हमें ये देखना है कि आखिर सरफेस टेंशन कितना होगा एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट में। तो आइए शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, है ना, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण एक्सेस प्रेशर कितना आ रहा है। तो यहां पर मैं एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट में P2 माइनस P1 को, P2 क्या है, अंदर का प्रेशर, P1 क्या है, बाहर का प्रेशर, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, इनके डिफरेंस को P मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो P2 माइनस P1 के डिफरेंस को मैं P मान के चल रहा हूं, एक्सेस प्रेशर है ये। ओके, अब मेरे पास सबसे पहला केस आता है किसका, नॉर्मल एयर ड्रॉपलेट का, एयर ड्रॉपलेट का। ठीक है, एयर ड्रॉपलेट कह लो या फिर वाटर ड्रॉपलेट कह लो, वाटर ड्रॉपलेट। अब देखिए, एयर ड्रॉपलेट की बात करें या वाटर ड्रॉपलेट की बात करें, इसके केस में क्या होगा, हमारे पास एक ड्रॉप है इस तरीके से, और ये अंदर से क्या है, खोखला है। ड्रॉपलेट है ना, बबल है ना, बबल, वाटर बबल है, तो अंदर से क्या है, खोखला है। तो अब देखो यहां क्या होगा, यहां पर बाहर से प्रेशर लग रहा है, अंदर से प्रेशर लग रहा है, लेकिन अंदर का प्रेशर ज्यादा है। कितना है वो, एक्सेस प्रेशर अंदर P है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एयर ड्रॉपलेट है इसमें मेरे को देखना है कि सरफेस टेंशन कितना है। तो एक बार बताओ, सरफेस टेंशन तो सरफेस पे लगेगा ना, तो इसको मैं दो भाग में बांट देता हूं, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं, है ना, 2 पार्ट्स कर देता हूं, इसके मैं 2 पार्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसके 2 पार्ट किए, मेरे को क्या दिखाई देता है, ध्यान देना, ये एक हेमिस्फेयर वाला पार्ट है इसका। ठीक है, ये मेरे को दिखाई देता है। अब इस पे क्या है कि अंदर से देखो प्रेशर लग रहा है, इस पे अंदर की तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक्सेस प्रेशर लग रहा है इस पे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस पे जो ये प्रेशर लग रहा है अंदर की ओर इस तरीके से, वो प्रेशर कौन से एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, प्रेशर लग रहा है इस वाले एरिया पे। ठीक है, और जो आपका टेंशन है, वो टेंशन कहां लग रहा है दोस्त, ये यहां लग रहा है। ये जो टेंशन है वो कहां है, आपको पता है ना, टेंशन कहां है, यहां है। सरफेस टेंशन कहां लगता है दोस्त, जो सरफेस होती है, ये जैसे ये था, जो सरफेस होती है, तो ये सरफेस थी, सरफेस के ऊपर कोई एक लाइन खींच दो, कोई एक लाइन खींच दो सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना इस लेंथ के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस टेंशन हो गई फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ किसकी है, अरे भैया सरफेस के ऊपर, जो खिंची हुई सरफेस है ना, उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अरे कॉपी पे करते हैं, असलियत में मत करने लग जाना वहां। तो जो सरफेस पे टेंशन होती है पूरी सरफेस पे, उस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, और उस लाइन के मैंने ऐसे परपेंडिकुलर बना रखा है, एक्चुअल में सरफेस से बनेगा, जैसे ये है, तो इसके ऊपर टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू से जब आप देखोगे तो इस तरीके से आपको मान लो सरफेस मिला, ये गोल, मान लो गोल ग्लास है ये, तो ग्लास में जो ऊपर का सरफेस है, टॉप सरफेस है ये, तो इसके ऊपर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इसके यहां इस तरीके से, यहां इस तरीके से इस लाइन को जो खींच रखा ना जिस फोर्स ने, F, ये लाइन की लेंथ क्या है, इस लाइन की लेंथ क्या है, L, इस लाइन की लेंथ है L। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो
सरफेस जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और इससे परपेंडिकुलर दिशा में जो फोर्स लग रहा होगा इस लाइन के ऊपर, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन। अब देखो इसके ऊपर हर लाइन जो होगी, ऐसे एक लाइन यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, बहुत सारी लाइन होंगी इमेजिनरी, सबको खींचा जा रहा है एक फोर्स से, तो पूरा सरफेस नहीं खिंच जाएगा इस तरीके से, क्योंकि सरफेस बहुत सारी अनगिनत लाइनों से ही तो मिलकर बना है। तो ये गिलास में जो पानी रखा हुआ है, इसको जब मैं ऊपर से देखूंगा, ऊपर से, तो मेरे को एक गोल सरफेस दिखाई देगा ग्लास के अंदर, ऊपर वाला फ्री सरफेस। उस गोल सरफेस को मैंने यहां रख दिया, टॉप व्यू। इसके बाद इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन खींची, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर दिशा में, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, लाइन यदि ऐसे है तो इसके ऊपर इस दिशा में 90 डिग्री के दिशा में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है जो उसको खींच रही है। ऐसी अनगिनत लाइन है, सबके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये पूरा सरफेस किसमें है? टेंशन में है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब हम देखने वाले हैं कि सरफेस टेंशन कहां एक्ट करेगा। सरफेस टेंशन कहां एक्ट करेगा? सरफेस टेंशन यहां एक्ट करेगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं सरफेस टेंशन सिग्मा, है ना, सरफेस टेंशन सिग्मा, इस तरीके से सरफेस टेंशन सिग्मा। ठीक है, तो ये तो था प्रेशर हमारा, ये वाला तो हमारा प्रेशर था जो ऐसे लग रहा है इस सरफेस पे, प्रोजेक्टेड सरफेस बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रोजेक्टेड सरफेस। सॉम यदि आपने पढ़ी हो तो सॉम में एक चैप्टर है थिन प्रेशर वेसल्स, सॉम में एक चैप्टर है थिन प्रेशर वेसल्स, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, किसका? प्रेशर का। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से यदि आप इस पे गौर करो तो इक्विलिब्रियम में, फॉर इक्विलिब्रियम, यदि आपको इक्विलिब्रियम में रहना है, यदि आपको इक्विलिब्रियम में रहना है तो गौर कीजिएगा, प्रेशर लग रहा है इस एरिया पर और सरफेस टेंशन लग रहा है इस लेंथ पर, इस पूरी लेंथ पर, किस पर? सरकमफ्रेंस पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। तो प्रेशर फोर्स किसके बराबर होगा? सरफेस टेंशन फोर्स के। ओके, तो सर ये प्रेशर फोर्स क्या है? प्रेशर फोर्स हो गया दोस्त प्रेशर इनटू एरिया, जिस एरिया पे लग रहा है वो एरिया क्या है? वो एरिया है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है? आर है डायमीटर ऑफ द एयर ड्रॉपलेट। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ, इससे लेंथ को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा जिस लेंथ पे वो काम कर रहा है, तो लेंथ क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ एयर ड्रॉपलेट। तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा यहां से? पी एक्सेस प्रेशर, तो पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल, यहां से ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन आर, 2 सिग्मा अपॉन आर। इसको आप ये भी लिख सकते हो, आर को यदि डायमीटर के टर्म्स में आप दिखाना चाहो तो डायमीटर के टर्म्स में भी दिखा सकते हो, 4 सिग्मा अपॉन डी। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए एयर ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट। क्लियर? अब यही काम मैं करना चाहूंगा किस पर? सोप बबल पे। एक्सेस प्रेशर किस पे? सोप बबल, इनसाइड ए सोप बबल। तो एक सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है? तो अब देखो जब बात सोप बबल की होती है ना माय डियर, तो एक्चुअल में ना ये सोप बबल जो होता है ये एक थिन लेयर्ड, डबल लेयर्ड होता है, ये डबल लेयर्ड होता है सोप बबल। ठीक है, इस तरीके से ये डबल लेयर्ड होता है इस तरीके से सोप बबल। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इस सोप बबल की खासियत क्या है कि इसमें एक्सेस प्रेशर पी अंदर है ना, और यहां पर प्रेशर ये क्या था? यहां पर प्रेशर था P2, लेकिन मैंने क्या बोला? P1 P2 से बड़ा है किससे? P से, तो मैंने सीधा लिख दिया यहां एक्सेस प्रेशर। अब जो सरफेस टेंशन है ना मेरे दोस्त, सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन अंदर पे भी लगेगी और बाहर भी लगेगी। सरफेस टेंशन अंदर भी लगेगी और सरफेस टेंशन बाहर भी लगेगी। समझे भाई? इसका मतलब बोथ इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ बबल आर इन टेंशन, आर इन टेंशन। दोनों, अंदर की भी सरफेस और बाहर की भी, दोनों की दोनों सरफेस किस में है बॉस? टेंशन में है। क्यों? यदि ये टेंशन में ना रहती तो गोल क्यों होती? अरे फैल जाती। अरे भैया फ्लूइड का क्या मतलब है? फ्लो करना। तो कोई भी फ्लूइड फ्लो करने की जगह ऐसे क्यों बंधेगा अपने आप? भाई टेंशन में है तभी सिकुड़ रहा है ऐसे करके, समझ रहे हो?
कोई भी चीज जो सरफेस टेंशन में होगी वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, और मैथमेटिक्स में मिनिमम एरिया किसका होता है? स्फीयर का। इसीलिए ये सारे के सारे ड्रॉप आपको स्फीयर के फॉर्म में दिखते हैं। बात समझो, दुनिया में स्फीयर ही क्यों बना ये ड्रॉप, आपने कभी सोचा? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जब ये अपने एरिया को मिनिमाइज करते हैं टेंशन की वजह से, तो ये मिनिमम एरिया एक फिक्स वॉल्यूम के लिए किसका होता है? स्फीयर का होता है। ये मैथ्स में आपने मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये सब स्फीयर के फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत सही। अब यदि दोनों अंदर और बाहर दोनों के सरफेस टेंशन में है, इसका मतलब बॉस यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, अब देखो क्या होगा यहां अंदर क्या है? एक्सेस प्रेशर है। अब ये एक्सेस प्रेशर किस पे काम करेगा? इसको बीच से चीर दो, और जो एक्सेस प्रेशर होगा वो किस पे काम करेगा? एरिया पे। फिर से वही खेल होगा यहां पर भी। तो जब इसको पार्ट्स करोगे, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। इस तरीके से ये आपको मिलेगा, ये पार्ट है ना। और फिर वही बात हो गई, प्रेशर कहां लगेगा? प्रेशर लगेगा अंदर की ओर प्रेशर लगेगा P, है ना। और जो सरफेस टेंशन है वो कहां लगेगा? यहां भी सरफेस टेंशन है सिग्मा, और यहां पर भी सरफेस टेंशन है, अंदर भी से भी सरफेस टेंशन है सिग्मा। क्लियर? तो सिग्मा लेंथ पे काम करेगा, क्योंकि सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। जो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, और जो भी लेंथ होगी उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है सरफेस टेंशन। ये याद रखना हमेशा, ठीक है? चलिए, तो यहां से इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या देखेंगे आप? तो प्रेशर इनटू में एरिया, किस एरिया पे काम कर रहा है? सेम पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद जो सिग्मा है वो क्या है? एक्चुअल में सिग्मा एक नहीं है, 2 है, ध्यान दो। एक तो इनर सरफेस पे लग रहा है, दूसरा आउटर सरफेस पे लग रहा है, ठीक है? तो 2 इंटू सिग्मा इंटू में लेंथ कितना है दोस्त? 2 पाई आर। अब आप बोलोगे सर जो बड़ा वाला सरफेस है बाहर वाला, उसका तो सरकमफ्रेंस ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों जो एयर बबल होता है उसमें थिकनेस बहुत कम होती है। ये जो थिकनेस आप देख रहे हो ना, ये थिकनेस बहुत कम है। तो क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है, तो इसके रेडियस और इसके रेडियस में ना के बराबर फर्क है। मतलब दोनों का रेडियस में क्या मान के चलूंगा? सेम। जैसे थिन प्रेशर वेसल में आप अंदर और बाहर के रेडियस को ऑलमोस्ट क्या मान के चलते हो? सेम मान के चलते हो। इस तरीके से यहां काम होगा। तो 2 सिग्मा इंटू 2 पाई आर, तो ये तो बहुत कम है। तो यहां से यदि आप देखो तो एक्सेस प्रेशर कितना आ जाएगा आपका? पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4 सिग्मा अपॉन आर हो गया। इसको आप 8 सिग्मा अपॉन डी भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपके सामने तीसरा केस है एक्सेस प्रेशर का, कि इन ए लिक्विड जेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में आता है आपके। लिक्विड जेट है हमारे पास एक। तो सपोज करो हमारे पास एक लिक्विड जेट है, लिक्विड धार है ना, एक हमारे पास इस तरीके से एक लिक्विड जेट है। ये लिक्विड जेट है हमारे पास, ठीक है? ये जेट है, इसके अंदर इस तरीके से बह रही है, ठीक है? बहुत अच्छे। अब सोचो कि पाइप में से जो जेट बाहर निकलती है वो सिलेंडर के फॉर्म में निकलती है, ठीक है? और उसका कोई शुरुआत कोई अंत नहीं होता। देखो लिक्विड जेट तो लगातार निकलती रहेगी ना, तो कोई शुरुआत और कोई अंत तो है नहीं। तो फिर लग कहां रहा होगा सरफेस टेंशन? देखो जब ये पाइप से बाहर आता है तो ये गोल फॉर्म में, मतलब इसका भी क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाहर आता है और सर्कुलर शेप लेकर। तो सर्कुलर शेप में ही क्यों निकला? ये पाइप से निकलते ही ऐसे क्यों नहीं फैल गया? बात समझो, जब आप पाइप से पानी जेट के फॉर्म में निकालते हो तो आपने कभी सोचा है बहुत लंबी दूरी तक ये स्ट्रेट क्यों जाता है? जब ये पानी है तो ये तो कहीं भी फैल सकता था हवा में, है ना, पूरा छिलक सकता था हवा में, लेकिन ये छिलकने की जगह स्ट्रेट पाइप से निकलता है, एकदम डिसिप्लिन्ड बच्चे की तरह। ऐसा क्यों? इसको डिसिप्लिन में किसने रखा है? इसको अपने शेप में बनाकर किसने रखा है? गोल सिलेंड्रिकल शेप में बना के इसको किसने रखा? सरफेस टेंशन ने। इसकी सरफेस के ऊपर एक टेंशन थी, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है? L, ठीक है? और मान लेते हैं कि इसका डायमीटर है D, जो कि 2r के बराबर है, 2r, ठीक है? ये D है। अब इसके ऊपर हमें देखना है कि कहां एक्ट कर रहा है क्या, ठीक है?
अब देखो जो सरफेस टेंशन होगा मेरे दोस्त वो तो एक्ट करेगा यहां पर, यहां एक्ट करेगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यहां एक्ट करेगा, ठीक है, ये सिग्मा, ठीक है, सरफेस टेंशन। और यदि आपको एक्सेस प्रेशर इसके अंदर नोट करना है तो फिर से वही बात, इसे चीर दो, इसको चीर दो, आपको एक्सेस प्रेशर देखने को मिलेगा। तो एक्सेस प्रेशर कहां एक्ट करेगा, एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी है यहां पर। एक्सेस प्रेशर के लिए आपको देखो करना क्या है, यदि इसको मैं बीच से चीरता तो कुछ ऐसा सीन बनता, कुछ ऐसा सीन बनता, ठीक है, कुछ ऐसा सा सीन बनता। तो यहां पर इसको अब देखो, यहां से इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे इसको ऐसे जोड़ दो, ये है आधा वाला पार्ट, है ना, ये है आधा पार्ट जो हम यहां देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, तो सरफेस टेंशन कहां एक्ट करेगी, सरफेस टेंशन इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। तो सरफेस टेंशन इस वाले पार्ट के, इस वाले पार्ट के और इस वाले पार्ट के, ये पीछे है, ये पीछे की ओर है, ये हाफ सिलेंडर हो गया ना, पूरा सिलेंडर था ना आपका जेट, उसका हाफ सिलेंडर वाला पार्ट है ये, इस पर एक्ट करेगा सरफेस टेंशन, यहां पर एक्ट करेगा सरफेस टेंशन सिग्मा, यहां एक्ट करेगा सरफेस टेंशन सिग्मा, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पर एक्ट करता है, लेंथ पर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये सरफेस थी, सरफेस के लेंथ पर काम कर रहा है, ठीक है। और प्रेशर कहां काम करेगा, प्रेशर, तो देखो प्रेशर काम करेगा इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस एरिया पे एक्ट करेगा प्रेशर, इस एरिया पे, इस एरिया पे एक्ट करेगा क्या, प्रेशर, इस एरिया, क्योंकि बंद था ना, देखो सिलेंडर था ना, ये बंद था, इस एरिया पे एक्ट करेगा प्रेशर। तो यहां से अब आप इक्विलिब्रियम बना सकते हैं क्या, तो देखो ये हो गया लेंथ क्या है, L, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है, ये है 2r। तो यहां से देखो आप P प्रेशर इनटू कौन से एरिया पे एक्ट कर रहा है, इस एरिया पे एक्ट कर रहा है, कितना है ये एरिया, 2rl, 2r रेक्टेंगल है ना ये देखो तो जरा एरिया जिस पर ये एक्ट कर रहा है, प्रोजेक्टेड एरिया, ये गोल था बंद, प्रेशर ऐसे एक्ट कर रहा था, इसका प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन क्या है, रेक्टेंगल, इस पर एक्ट करेगा 2r इंटू में l, लेंथ है ये, तो 2rl इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर सिग्मा है, सिग्मा क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो जिस लेंथ पे काम कर रहा है, तो L और L क्या हो गया यहां से 2L। तो यहां से ये भी आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा मेरे दोस्त, सिग्मा अपॉन आर, सिग्मा अपॉन आर। इसको आप 2 सिग्मा अपॉन डी भी लिख सकते हैं, 2 सिग्मा अपॉन डी। क्लियर है दोस्त। तो इस तरीके से हमने देखा कि सरफेस टेंशन में एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट कैसे आप यूज कर सकते हो अलग अलग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां यदि मैं आपके लिए एक छोटा सा टेबल बना दूं, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पर क्या क्या है देखो, ये है हमारा पहला, फर्स्ट है इसके अंदर क्या, एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप, फिर है हमारा सोप बबल, सोप बबल, और उसके बाद हमारा है इसमें लिक्विड जेट, लिक्विड जेट, लिक्विड जेट। तो देखो एयर ड्रॉप, सोप बबल, लिक्विड जेट, इसमें एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर हमें बताना है, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा एयर ड्रॉप में, एक्सेस प्रेशर P, एक्सेस प्रेशर जो है हमारा P वो क्या है एयर ड्रॉप में। तो देखो इसमें क्या था, इसमें था हमारा 4 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी, या फिर कह लो 2 सिग्मा बाई आर, एक ही बात है। इसमें क्या था 8 सिग्मा बाई डी, या फिर कह लो 4 सिग्मा बाई आर। और इसमें क्या था सिग्मा अपॉन आर, या फिर कह लो 2 सिग्मा बाई डी। क्लियर है दोस्त। जैसे आपको याद करना हो कर लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। डी के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, 2 4 8। पहले याद कर लो लिक्विड जेट, उसके बाद याद कर लो एयर ड्रॉप, उसके बाद सोप बबल, है ना, डबल डबल करते रहना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तीनों में एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। अब मैं आपको सरफेस एनर्जी का जरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। क्लियर। अब देखो
यदि आपको वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन को? पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब देखो यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक इस तरीके से एक मेरे पास सरफेस है और इसमें यहां तक मान लीजिए कि एक सरफेस बनी हुई है, टेंशन में है ये सरफेस ऑलरेडी, ये सरफेस ऑलरेडी टेंशन में है। ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया? इसका एरिया है ए। क्या है इसका एरिया? ए है। ओके, अब मुझे इस सरफेस को ना बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? इतना बढ़ाना है, मुझे बढ़ा के यहां लाना है। तो ये मेरे को एक्सेस सरफेस खींचना है। ठीक है, एक्सेस सरफेस एरिया टू बी प्रोड्यूस्ड। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी ये वाली सरफेस मौजूद है एरिया ए की, मुझे इसको इतने एरिया से एक्सटेंड करना है। मतलब मैं इसको डेल्टा ए बोल दूं, फिर ये चेंज इन एरिया, मेरे को इतना एरिया क्या करना है? चेंज करना है। तो मेरे पास ये एरिया है, मेरे को इतना एरिया एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना है। तो एक बार बताओ, दुनिया में कोई काम फ्री में हुआ है? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को यदि ये एरिया एक्स्ट्रा लेकर आना है तो मुझे कुछ खर्च करना होगा। क्या खर्च करना चाहूंगा मैं? ऑब्वियसली एनर्जी। ठीक है, मुझे काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए मेरी ऊर्जा खर्च होगी, मतलब मेरी एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? वर्क डन के कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, तो जो आप एक्स्ट्रा एरिया एक्सटेंड करने के लिए एनर्जी खर्च करते हो वही होती है सरफेस एनर्जी। क्लियर है? तो इस सरफेस एनर्जी को आराम से आप डिराइव कर सकते हो वर्क के कॉन्सेप्ट से। तो देखो सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट के लिए, सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट के लिए आपको वर्क डन के कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। वर्क डन, और आपको पता है वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आपको ये देखना है कि सरफेस एनर्जी क्या होगी। अब ध्यान सुनना, ये जो सरफेस एनर्जी हमने लिखी है तो ये किसके बराबर होगी? सरफेस टेंशन। ध्यान से सुनना, सरफेस टेंशन। आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यदि आपको यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की जगह फोर्स इनटू लेंथ करना है तो यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको एरिया से। बोलो भाई, बात समझे? सरफेस टेंशन इनटू में वो एरिया। क्यों? सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ से यदि एरिया मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर लेंथ आ जाएगा ना, इसलिए ये हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन क्या हो? तो सरफेस एनर्जी क्या हो गया भाई? डेल्टा ई। क्या हो गया? ये सरफेस टेंशन सिग्मा इनटू में जितना एरिया आपको एक्स्ट्रा खींचना है, ये आ गया यहां से। सरफेस टेंशन इनटू में जितना एरिया आपको एक्स्ट्रा खींचना है उतनी एनर्जी आपकी सरफेस में। क्लियर है भाई बात? बोलो, यहां तक का फंडा क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। तो ये हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया किसका? सरफेस टेंशन का। आइए शुरू करते हैं। एक चीज याद रखना, सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ कोहेशन की वजह से होता है, जबकि कैपिलैरिटी कोहेशन और एडेशन दोनों की वजह से होता है। कैपिलैरिटी जब हम स्टार्ट करेंगे अभी तो देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लिक्विड पोजेस सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज कोहेशन एंड एडेशन। कोहेशन मैंने बताया सेम लिक्विड में होता है। इसका मतलब टेंडेंसी होती है लिक्विड की कि वो अपने आप को एक जगह एकत्रित करके रखे, क्योंकि कोहेशन की वजह से क्या होगा? आपस में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ऐसा लगेगा लिक्विड एकजुट करके रह रहा है अपने आप को। एडेशन में क्या होता है कि दूसरों से, दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे दीवारों से, ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, तो ग्लास की दीवारों से पानी के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? एडेशन कहलाएगा। ठीक है, और एडेशन की वजह से ही जो मॉलिक्यूल हैं, देखना जब ग्लास से आप पानी खत्म कर लेते हो फिर भी ग्लास की सरफेस पे पानी लगा रह जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास के मटेरियल से अट्रैक्शन है किसको? पानी के मॉलिक्यूल को। क्लियर है? यदि उसको खुद के मॉलिक्यूल से ज्यादा अट्रैक्शन होता तो पानी जब आप पी लेते तो आपको नजर भी नहीं आता ग्लास में पानी लगा हुआ, ऐसा लगता कि कभी पानी पिया ही नहीं गया, वहां से पूरा खाली हो जाता। लेकिन क्योंकि पानी लगा रह जाता है ग्लास के मटेरियल से, इसका मतलब उसके मटेरियल के साथ इसका क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर?
अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। एक स्टील का ग्लास जो घर में रखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, उसमें पानी पीना, और एक कांच का ग्लास जो है ना उसमें पानी पीना, और दोनों में फिर फर्क देखना कि दोनों में कहां पर पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा चिपका रह गया पानी पीने के बावजूद। ठीक है, चलिए। तो सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? कोहेशन। जबकि कैपिलैरिटी किसकी वजह से होती है? दोनों की वजह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कोहेशन और एडेशन दोनों होता है कैपिलैरिटी में। ठीक है, सरफेस टेंशन हमने आपको बता दिया। लिक्विड मॉलिक्यूल में क्या होता है? अंदर की तरफ कोहेशन ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन होता है, बाहर की तरफ एडेशन कम होने के कारण क्या होता है? नीचे की तरफ ऐसे मॉलिक्यूल झुक जाता है, इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। चलिए, बाकी सारी चीजें हम देख चुके हैं इसमें सब कुछ। ठीक है, वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ याद कर लेना, उसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने ड्रॉपलेट वगैरह का सबका केस देख लिया, सोप बबल का केस देख लिया, लिक्विड जेट का केस हमने देख लिया, याद होगा आपको, अभी बताया था सिग्मा बाय आर। अब आते हैं कैपिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है भाई? राइज एंड फॉल। देखो भाई, कभी भी कुछ चीजों में जो राइज होता है, फॉल होता है, धीरे 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 धीरे, याद रखना ये शब्द, धीरे धीरे। तो फिनोमेना किसका होता है? कैपिलैरिटी का। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि किसी जगह पर इंक ज्यादा छिल गई, या फिर किसी जगह पानी ज्यादा गिर गया है, तो आपके पास जो पेपर होता है, अच्छा आपका हाथ गीला होता है ना, जब हाथ गीला होता है, हाथ धोने के बाद, ठीक है, तो आप देखना आपके टिश्यू पेपर होता है एक। टिश्यू पेपर का क्या काम होता है? जब आप टिश्यू पेपर को हाथ में लेते हो, या पसीना आ जाता है ज्यादा, तो टिश्यू पेपर होता है, या फिर पसीना आ जाता है तो आपका जो हैंकी होता है वो क्या करता है? जैसे ही आप हैंकी यहां रखोगे, वो खींच लेगा पसीने को अपने अंदर। वो कैसे खींचता है पसीने को अपने अंदर? वो खींचता है कैपिलरी एक्शन से। क्योंकि जो हैंकी होती है ना, उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, हैंकी के अंदर जो फाइबर्स होते हैं बहुत बारीक होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, फाइबर्स होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है ना वो बहुत कम होता है। ये गैप इतना कम होता है कि कैपिलरी एक्शन यहां देखने को मिलती है, और ये तो आराम से क्या करते हैं? पसीना खींच लेते हैं। इसी तरीके से हाथ में जब पानी लगा होता है और आप टिश्यू पेपर लेते हो, तो टिश्यू पेपर हाथ का पानी खींच लेता है अंदर, और आपका हाथ जल्दी सूख जाता है। क्लियर है? ऐसे ही कहीं पर इंक गिर जाए तो इंक के लिए ब्लॉटिंग पेपर आता है, ब्लॉटिंग पेपर रखोगे वो इंक को सारा खींच लेगा, है ना, अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे होता है ये सब? कैपिलरी एक्शन से। ऐसे ही जब आपको पेड़ों के पत्तों को हरा रखना होगा तो पानी दोगे, लेकिन कभी आपने सोचा है पानी पत्तों को ना देकर जड़ों में क्यों दिया जाता है? क्योंकि जैसे ही आप पानी जड़ों में देते हो तो जड़ जो होते हैं ना वो खींच लेते हैं मिट्टी से वो पानी जो आप देते हो, और पानी खींचते हुए फिर पत्तों तक कैसे पहुंचता है? वो नीचे से पहुंचता है कुछ टिश्यूज के माध्यम से। लेकिन वो टिश्यू जिस फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं पानी को और मिनरल को मिट्टी से हर पार्ट तक पहुंचाने के लिए, है ना, फूड जो वाटर होता है और मिनरल होता है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं? जाइलम का। तो जाइलम टिश्यूज जो ऊपर पहुंचाती है वाटर और मिनरल्स को पत्तों तक, वो कौन से एक्शन से पहुंचाती है ऊपर? कैपिलरी एक्शन से। ऐसे ही जो दिया जलता है, आपने देखा होगा दिया में जो विक होता है, विक मतलब अरे जो दिया होता है इस तरीके से, ये होता है ना, यहां पर आप बत्ती रखते हो, इसमें इस तरीके से बत्ती रखते हो ना दिए में, और यहां होता है तेल। तो आपने कभी सोचा यहां पर वो दिए में विक, इसे विक बोलते हैं, विक। ठीक है, ये जल रहा है, ये जो बत्ती आप बनाते हो इस बत्ती को बोलते हैं विक। यहां पर आप इसे जलाते हो, आपने कभी सोचा तेल यहीं तक है फिर भी यहां तक लगातार कैसे जल रहा है? क्योंकि दोस्तों ये जो आपने विक लिया है ना, जो जिसका भी लो, कॉटन का लो, है ना, रेशे का लो, उसमें से ना ये लगातार थोड़ा थोड़ा करके ये जो तेल है ना ये थोड़ा थोड़ा करके खिंचता रहता है यहां से। लेकिन ये तेल इसमें से जा कैसे रहा है? ये जा रहा है दोस्तों कैपिलरी एक्शन से। कैपिलरी एक्शन में कोई भी चीज धीरे 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 खिंचती रहती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन हम यहां देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। चलिए, कैपिलैरिटी आपको समझ में आ गया। कैपिलैरिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें राइज होता है और फॉल होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है अभी देखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर if molecules of certain liquid possess relatively greater affinity for solid molecules, तो इसमें दो चीजें हैं, मैंने क्या बोला, एडहेशन से भी हो सकता है और कोहेशन से भी। तो आइए पहले मैं आपको एडहेशन और कोहेशन दोनों का कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करा दूं। मान लीजिए मेरे पास यहां एक टम्बलर है, ठीक है, इस तरीके से, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है,
और ये जो टम्बलर है ना मेरे दोस्त, इस टम्बलर में मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्यूब लेकर आता हूं। इस टम्बलर में मैं एक ट्यूब लेकर आता हूं और ट्यूब का साइज है क्या 10 mm का डायमीटर है इसका। इसका डायमीटर कितना है 10 mm। तो ट्यूब का डायमीटर कितना है 10 mm है। और ऐसे ही मैं फिर एक और टम्बलर ले लेता हूं इस तरीके से। एक और टम्बलर मैंने ले लिया इस तरीके से और यहां पर डायमीटर कितना है मेरे दोस्त, यहां पर डायमीटर है, यहां का जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 mm, सेंटीमीटर नहीं mm, 2 mm। ठीक है, यहां था 10 mm, यहां था 2 mm। अब देखो जहां 10 mm था ना वहां कुछ भी हलचल नहीं दिखेगा, ट्यूब डुबाया कुछ नहीं हुआ, ट्यूब में भी इतना ही पानी भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों जहां पर आपने 2 mm का ट्यूब डुबाया ना उसमें कुछ हलचल देखने को मिली। कैसी हलचल देखने को मिली, इसमें क्या हुआ, इस तरीके से पानी के लिए यह बनता है इस तरीके से कॉन्वेक्स या कॉनकेव, इस टाइप का सरफेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब देखने को मिलेगा, जब डी जो डायमीटर होगा ना ट्यूब का वो 6 mm से कम होगा। बात ध्यान से समझना, जब भी ट्यूब का डायमीटर, इस ट्यूब का डायमीटर 6 mm से कम होगा आपको राइज या फॉल देखने को मिलेगा। डिपेंड करेगा लिक्विड कैसा है, थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये फिलहाल वाटर के केस में राइज होता है और कैसा सरफेस बनता है इस तरीके का। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों बना सरफेस, वो इसलिए बना दोस्तों क्योंकि जो ग्लास होता है ना, ये जो ग्लास ट्यूब है, ये क्या है ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब कि पानी के अंदर जो होता है ना कोहेशन, जो कोहेशन होता है वो कम होता है किसके मुकाबले, एडहेशन बिटवीन ग्लास एंड वाटर। समझो भाई, कोहेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों पहली चीज, ये जो राइज एंड फॉल जो दिखता है, फिलहाल फॉल नहीं है, फॉल मरकरी के केस में फॉल होगा। यदि यहां मरकरी ले लोगे तो इस लेवल से नीचे गिर जाएगा ट्यूब में, मरकरी का लेवल, वो फॉल होता है। ठीक है, तो राइज और जो फॉल देखने को मिलता है ना दोस्त, ये तो इसमें क्या है, कोहेशन कम है वाटर में और एडिशन ज्यादा है। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे आपने बोला, जब देखो जब डी की वैल्यू 6 mm से ज्यादा होगी तो आपको कोई भी राइज एंड फॉल देखने को नहीं मिलेगा, ना के बराबर। ठीक है, जहां था वहीं रहेगा। लेकिन ये राइज एंड फॉल देखने को कब मिलेगा, जब 6 mm से कम का डायमीटर होगा ट्यूब का। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर कोहेशन कम है, एडहेशन ज्यादा, उससे होगा क्या। देखो होगा ये कि जब एडहेशन ज्यादा होगा तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं ज्यादा अट्रैक्टेड किससे होंगे, ग्लास के मटेरियल से, और खुद के मटेरियल से कम अट्रैक्टेड होंगे। इसके कारण क्या होगा कि ये ज्यादातर बंदे ग्लास के साथ गए होंगे, ज्यादातर बंदे ग्लास के साथ चिपकने की कोशिश करेंगे, जिस चक्कर में क्या होगा, बीच में गड्ढा रह जाएगा और साइड से ऊपर उठ जाएगा। इसको कैसा सरफेस बोलते हैं, इसको कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। कैसा सरफेस हो गया ये, कॉनकेव सरफेस। तो मैं लिख देता हूं यहां, ये कैसा सरफेस है दोस्त, ये है कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। अब यहां पर यदि आप मरकरी का केस लेते हो, ये मेरे पास एक टम्बलर है, यहां मरकरी भरा हुआ है, ये मरकरी भरा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, और इसमें आपने क्या ले लिया, एक ट्यूब ले लिया, इसमें आपने एक ट्यूब ले लिया। ठीक है, अब जब आपने इसमें ट्यूब लिया है तो दोस्तों इसको हटाओ, इसको हटाओ यहां से। ये जब आपने ट्यूब लिया है तो इसमें दोस्तों अब देखो स्थिति क्या होगी कि यहां पर ना इस तरीके से, इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से ये बन जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना, ये मरकरी है। ठीक है, ये मरकरी का केस है, इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो लेयर सरफेस मरकरी यहां तक भरा हुआ था, लेकिन इस ट्यूब में नीचे फॉल हो गया, तो राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो बन रहा है इसको बोलते क्या है, ये जो बनता है शेप, ये जो शेप बनता है, इस शेप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, ये जो शेप होता है, शेप ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, शेप ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो शेप आता है वो या तो क्या हो सकता है, कॉनकेव, या फिर क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ध्यान से देखना, या तो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। फिलहाल कैसा शेप है, बाहर से देखोगे कैसा शेप है, उथला हुआ है ना, ऊपर की ओर उठा हुआ है, आपकी ओर आ रहा है ना, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स शेप है। ये कैसा शेप है भाई, यहां कॉन्वेक्स शेप है। ठीक है, तो यहां हम इसको लिखेंगे कॉन्वेक्स शेप, ये कॉन्वेक्स सरफेस है,
कॉन्वेक्स सरफेस। तो या तो कॉन्केव सरफेस होगा या फिर कॉन्वेक्स सरफेस होगा। यहां कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये जो होता है ना दोस्त, ये जो आप देख रहे हो, इसको ही हम बोलते हैं क्या, मेनिस्कस। मेनिस्कस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। टेक्निकल वर्ड है MENISCUS, मेनिस्कस। तो जो कैपिलरी एक्शन के कारण जो शेप आपको मिलता है वो या तो कॉन्केव हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है। और कॉन्केव आपको मिला अभी पानी के साथ राइज में, और कॉन्वेक्स मिला आपको मरकरी के साथ फॉल में, ठीक है। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट का, ठीक है। तो उसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जब भी बात मेनिस्कस की होती है ना मेरे दोस्त, जब भी बात मेनिस्कस की होती है तो आपको देखना पड़ेगा क्या, यहां पर क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। ये एक सरफेस है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्या है, सरफेस है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसके ऊपर एक दो ड्रॉप है, एक ड्रॉप ऐसे है और एक ड्रॉप ऐसे है। मतलब एक ड्रॉप पूरा गोल बैठा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन एक ड्रॉप फैलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसमें सरफेस टेंशन कम है। ये फैलने की कोशिश करेगा, वो बैठा हुआ है। ये ड्रॉप किसका होता है, पानी का। किसका ड्रॉप है भैया, वाटर। और फैलने की कोशिश कौन करेगा, मरकरी, मरकरी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां पर एक टेंजेंट खींचना है, यहां से एक टेंजेंट खींचना है आपको, ये टेंजेंट, यहां से भी आपको एक टेंजेंट खींचना है इस तरफ, ठीक है। तो एक टेंजेंट यहां से गया, एक टेंजेंट यहां से गया। लेकिन दोस्तों यहां पर जो टेंजेंट होता है, टू बी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, कहां की बात हो रही है, यहां की। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहां पर जो टेंजेंट होता है वो सीधा ही निकल जाएगा, ऑलमोस्ट ये रहा टेंजेंट। ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट। इस टेंजेंट का आपको जो खाली जगह है, मतलब जहां पर मरकरी नहीं है, बात समझना, यहां पर मरकरी है, यहां से नहीं, जहां मरकरी नहीं है वहां से आपको एंगल लेना है। ये एंगल कहलाता है थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। और ये करीब करीब 130 डिग्री होता है। कितना होता है, 130 डिग्री। यहां पर जो एंगल है टेंजेंट, ये है टेंजेंट। और इस टेंजेंट का एंगल किससे लेना है, इस टेंजेंट का एंगल लेना है जहां पर वाटर नहीं है। तो देखो यहां तो पूरा वाटर है, इस जगह तो पूरा वाटर है ना भाई, टेंजेंट ये रहा, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, यहां पर नियरली 0 डिग्री। इसी के साथ एंगल बन रहा है, इसी लाइन के साथ बन गया ना एंगल। यहां पर इस लाइन के साथ इसका एंगल कितना बना, 130। यहां इस लाइन के साथ इसका खुद का एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। क्लियर है। तो नेग्लिजिबल एंगल होता है वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसके केस में कितना होता है, लगभग 130 डिग्री, ठीक है। ये सारे केस पढ़ने के बाद अब हम रेडी हैं कैपिलैरिटी का कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ने के लिए। आइए कैपिलैरिटी का कॉन्सेप्ट जरा देखना स्टार्ट करें। तो यहां हमने बता दिया आपको कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के जिनका सॉलिड के प्रति प्रेम ज्यादा होता है। कुछ लिक्विड के ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, देखो ग्रेटर एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है दोस्तों लगाव, प्रेम, प्रेम, ठीक है, प्रेम। तो एफिनिटी मतलब होता है लगाव, अट्रैक्शन। तो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज्यादा होता है सॉलिड के प्रति, इसे बोलते हैं एडेशन, ठीक है। जहां पर एडेशन कोहेशन पे भारी पड़ता है। और दूसरी जगह पे क्या होता है, कुछ लिक्विड सरफेस का क्या होता है, ज्यादा प्यार होता है अपने बंदों के साथ। तो अब सोचो जिनका प्यार ज्यादा होगा किसके साथ, सॉलिड के साथ, तो वो उनकी सरफेस कैसे दिखाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से उठी हुई होगी। क्यों, अरे भैया ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ पानी का लगाव ज्यादा है, ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ लगाव ज्यादा है, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, अंदर की तरफ गड्ढा हो गया, खुद से प्यार नहीं है ना। तो यहां पर कौन जीतेगा भाई, यहां एडेशन जीतेगा, किससे, कोहेशन से। लेकिन जहां पर कोहेशन जीतेगा एडेशन से, वहां देखो कोहेशन, खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है और जो दीवारें हैं अलग उनके साथ अट्रैक्शन कम है। तो यहां पर कौन जीतेगा, कोहेशन, कोहेशन जीत गया एडेशन से। तो यहां एडेशन जीत गया कोहेशन से, यहां कोहेशन जीत गया एडेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट बनता है, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट का गेम यहां पर भी देख लेते हैं एक बार। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब यहां से आपको क्या करना है, टेंजेंट लेना है, टेंजेंट लेना है एक इस तरीके से। ये टेंजेंट आपने यहां ले लिया और यहां से एक टेंजेंट आपको ऐसे लेना है, ये टेंजेंट आपने यहां से ले लिया। अब इस टेंजेंट का एंगल किससे, इससे, जहां पर नहीं है ये पार्ट, ये है थीटा, और इसका एंगल कहां से, यहां से, ये है थीटा,
ठीक है भाई, इस तरीके से। अब ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये थीटा ज्यादा है, किसके लिए होगा, मरकरी के लिए, और ये थीटा कम है, ये किसके लिए होगा, पानी के लिए। ऑलमोस्ट ये जीरो ही होता है वैसे थीटा, ठीक है, ये जीरो ही होता है। तो ये पानी के लिए हो गया, ये मरकरी के लिए हो गया, ठीक है। तो ये मरकरी का मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस किसका है, मरकरी का, और ये मेनिस्कस किसका है, पानी का, वाटर का। क्लियर है भाई, थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था, यहां पर फॉल होता है, यहां पर राइज होता है, लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स बनता है मेनिस्कस, और यहां मेनिस्कस कैसा है, कॉन्केव है मेनिस्कस, ठीक है। यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, लेस देन 90 है। जहां पर भी कॉन्केव बनेगा, समझ लेना, वहां पर कॉन्केव मतलब ऊपर उठा हुआ है, इनसे प्यार ज्यादा है, इनके साथ ज्यादा चिपकू हुआ है, देखो, है ना। तो यहां पर, वहां पर हमेशा क्या होगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम। ये सब याद नहीं रखना होता, ये सब इससे समझना होता है, फिगर के माध्यम से, ठीक है। याद रखोगे तो गुजर जाओगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम, ठीक है। यहां मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये तभी पॉसिबल है ये सारी चीजें जब 6 mm से कम का डायमीटर होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, मैंने आपको दिखा ना, ये पानी का केस है इस तरीके से, है ना। तो कितना हाइट चढ़ गया, ये है डिफरेंस ऑफ हाइट, ये क्या है भाई, डिफरेंस ऑफ हाइट, ठीक है। और यहां पर भी देखो ऐसे ही, ये क्या है, फॉल हो गया, इसमें फॉल हो गया, ये है डिफरेंस ऑफ हाइट। तो यही हाइट हमें मेजर करनी है। तो आइए इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखाता हूं, अलग से डेरिवेशन करेंगे हम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें राइज और फॉल निकालना है ना, राइज एंड फॉल ऑफ कैपिलरी। तो राइज और फॉल ऑफ हाइट ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है ये, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से होने वाला राइज एंड फॉल हम देखने वाले हैं यहां पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक इस तरीके से टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है ये, और मैं इसमें लेकर आ जाता हूं एक इस तरीके से बॉल। तो यहां से क्या होगा मेरे दोस्त, ये उठेगा और इस तरीके से यहां पर ये कॉन्केव मेनिस्कस बन जाएगा। बहुत अच्छे। अब यहां पर हाइट का कितना अंतर आया, तो देखो दोस्त, हाइट हमेशा यहां से ली जाती है, ये हाइट कहाँ है, कितनी है, h। अब यहां पर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट जरा देखना है, और ये भी देखना है सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट हो रही है। तो इसके लिए आपने क्या देखा कि यहां से ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां सिग्मा एक्ट करेगा, यहां सिग्मा। क्यों, सिग्मा क्या था, सरफेस टेंशन, और ये कहां एक्ट करता है, ये लाइन पे एक्ट करता है। कहां पर, लाइन पे, है ना। तो जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो एक बात मेरे को बताओ दोस्त, यहां जो लाइन है ऊपर से देखोगे ना इस मेनिस्कस को, क्या नजर आएगा, सरकमफ्रेंस, गोल, तो उसी पर एक्ट करेगा ये। तो इसको यहां एंगल कितना है दोस्त, थीटा, यहां पर भी एंगल कितना है, थीटा, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहां से आपको क्या करना है, इसको यहां पर देखनी है वैल्यू कितनी आई, तो ये हो गया सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा। और ये कौन सी लाइन पे एक्ट कर रहा है, ये सिग्मा कॉस थीटा, ये पूरे सरकमफ्रेंस पे एक्ट कर रहा है, हर जगह सरकमफ्रेंस पे कहीं भी लोगे, ग्लास है मान लो, तो ग्लास में कहीं भी लोगे इस सरकमफ्रेंस पे, तो हमें हर जगह क्या मिलेगा, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा। तो पूरी की पूरी सरकमफ्रेंशियल लेंथ पर ये सिग्मा कॉस थीटा एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है जो इस पार्ट पे लग रहा है, ये एग्जैक्टली बैलेंस होना चाहिए किससे, ये एग्जैक्टली बैलेंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर पार्ट के वेट से, है ना। यहां पर जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसका वेट, इसका जो वेट है ना, इससे बैलेंस होना चाहिए क्या, ये सरफेस टेंशन। इक्विलिब्रियम में यदि इसे रहना है, इतना उठ के रहना है, तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करना है अपन को, आइए देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा दोस्त, यहां से जो सरफेस टेंशन का फोर्स है सिग्मा कॉस थीटा इनटू में 2 पाई r, ये बराबर होना चाहिए किसके, ये बराबर होना चाहिए किसके, ये वाला जो पार्ट है फ्लूइड का, ये जो भी फ्लूइड है ये, इसका ये जो वेट लग रहा होगा नीचे की ओर, तो इसका अपना वेट। तो इसको चेक करने के लिए आपको पता है हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम का टर्म होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी S। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है मेरे दोस्त, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट किसका, जिस फ्लूइड की बात हो रही है उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट अपॉन में स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हमारे पास होता है, स्पेसिफिक वेट किसका, वाटर का। क्लियर।
तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां से यदि मेरे को स्पेसिफिक वेट फ्लूइड का निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इनटू में स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ये हो गया स्पेसिफिक वेट किसका, फ्लूइड का। अब स्पेसिफिक वेट होता क्या है, ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, बोले तो वेट डेंसिटी। तो दोस्तों ये यदि वेट डेंसिटी है तो इसको वेट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना किससे, वॉल्यूम से। तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो दोस्तों इसका वॉल्यूम है, सिलेंडर फॉर्म में है ना ये, पाई आर स्क्वायर, और ये जो हाइट है वो। तो यहां से यदि आप हाइट देखना चाहो तो हाइट कितना आ जाएगा, ध्यान दो हाइट कितना आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया। ठीक है, एक आर नीचे उतर के आ जाएगा, तो यहां से 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एस किसका, फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी फ्लूइड है आपके पास, इनटू में वाटर का क्या, स्पेसिफिक वेट। क्लियर है, और नीचे एक और चीज आएगी क्या, आर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा। 2 कैसे आ गया, यहां नहीं आएगा, 2 SF रहेगा सिर्फ ना, इस 2 को हटा दिया जाए यहां से, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। अब देखो यदि इसकी जगह पर आप वाटर ले लोगे, फॉर वाटर, यदि यहां पर वाटर होता तो यहां पर आपको पता है फॉर वाटर जो थीटा होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, 0, थीटा ऑलमोस्ट 0 डिग्री होता है। तो क्योंकि थीटा 0 डिग्री होता है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो उस केस में हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में SF ओमेगा W इंटू आर। ये जो R है इसको आप डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा D और ऊपर चला जाएगा क्या, 4, क्योंकि D/2 होता है ना रेडियस, तो ऊपर हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन SF इंटू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, अब देखिए कैपिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। तो देखो यहां पर ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल। ठीक है, इसके बाद हमने इक्विलिब्रियम में वर्टिकल फोर्सेस को देखा, और ये हमने अभी बैलेंस किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड का इनटू वेट, स्पेसिफिक वेट वाटर का, इनटू में जो वॉल्यूम था जो राइज हुआ था फ्लूइड, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वेट उस फ्लूइड का जो नीचे एक्ट करेगा। ये बराबर होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस था, इनटू में सिग्मा कॉस थीटा जो कंपोनेंट था स्ट्रेट जो लग रहा था। ठीक है, परपेंडिकुलर। याद रहे हम सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट लेंगे सरफेस टेंशन का जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे। क्लियर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए ही हमने सिग्मा कॉस थीटा लिया। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से था, ये फॉल में भी ले सकते हो, राइज में भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें हम एक्सप्रेस कर चुके हैं, ये मैंने बता दिया। और यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर के लिए लोगे, वाटर और ग्लास, तो वो 0 हो जाएगा थीटा, तो उस केस में आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन ओमेगा आर। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, वो S कहां चला गया दोस्तों, वो जो S था वो S कहां चला गया, तो आपको पता है कि जो हमारे पास पानी होता है ना, जो हमारे पास फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड SF था ना, वो SF था, तो SF हमारे पास क्या था, ओमेगा F अपॉन ओमेगा W। तो हमने ओमेगा F की जगह पे क्या लिखा था, SF इंटू में ओमेगा W। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो SF होता है, यदि ये पानी बन जाए, W बन जाए, यदि वाटर के लिए हो जाए, फॉर वाटर, यदि ये फ्लूइड हमारा क्या है, वाटर है, तो यदि वाटर के लिए हो जाए तो यहां पर क्या लिखूंगा, S वाटर इंटू में ओमेगा वाटर। अब मेरे को ये बात बताओ यार, S वाटर तो 1 होगा ना। अरे भाई, फ्लूइड जो आप ले रहे हो, जिस फ्लूइड का निकाल रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यदि वो खुद वाटर है तो वाटर का वाटर से ही कंपेयर करोगे तो SW1 आ जाएगा इंटू ओमेगा W। तो ये जो फ्लूइड था ना, जो फ्लूइड का आप लिख रहे थे यहां पर, ये क्या है, फ्लूइड का, तो जिस फ्लूइड का आप लिख रहे थे ये वाटर के ही बराबर है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और S को क्या ले लेंगे, 1 वाटर के केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक बात और, ये चीज ध्यान देना, रेडियस जितना कम होगा ट्यूब का, मतलब ट्यूब जितनी पतली होगी, उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा कैपिलरी राइज। ये और भी फैक्टर्स पे हालांकि डिपेंड करता है, जैसे ट्यूब एकदम साफ होनी चाहिए, है ना, एकदम क्लीन्ड होनी चाहिए ट्यूब, है ना। तो याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था 6 mm या उससे ज्यादा डायमीटर का यदि ट्यूब होगा, है ना,
तो फिर उस केस में कैपिलरी राइज दिखना बंद हो जाएगा। इसीलिए जब आप प्रेशर मेजरमेंट करने जाओगे ना हाइट से, तो वहां हमेशा 6 mm से ज्यादा की ट्यूब का डायमीटर रखते हैं। कोशिश रहती है 10 से ऊपर का रखें ताकि कैपिलरी एक्शन देखें ही ना, क्योंकि सोचो जो हाइट आपको प्रेशर बताएगी, यदि उस हाइट में कैपिलरी की वजह से राइज एंड फॉल देखने को मिल गया तो गलत मेजरमेंट हो जाएगी प्रेशर की। क्लियर? जो भी राइज एंड फॉल होना चाहिए वहां वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से होना चाहिए, कैपिलरी की वजह से नहीं। ठीक है, चलिए, इसीलिए उस केस में 6 mm से कम की ट्यूब यूज नहीं करते प्रेशर मेजरमेंट में। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा जहां हम प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो ऊपर का एक्सप्रेशन है जो हमने ये निकाला है वो क्या है? कैपिलरी राइज या फिर फॉल। और एजम्पशन हमने क्या लिया है कि जो मेनिस्कस है वो कर्व्ड लिक्विड सरफेस का है, एक स्फीयर का पार्ट है। जो हमने ये मेनिस्कस लिया था ना ट्यूब में, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले, ये मैं मान के चल रहा हूं कि एक स्फीयर का हिस्सा है, तो कि तभी तो मैंने इसका रेडियस लिया ना आर। क्यों लिया मैंने इसका रेडियस आर? क्योंकि मैं इसको मान के चल रहा हूं कि एक स्फीयर का हिस्सा है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट हमने देख लिया पूरा का पूरा। ठीक है, इसलिए याद रखना जब भी आपको कैपिलरी एक्शन देखना हो हमेशा 6 mm से कम का रखें, और जब भी आपको प्रेशर मेजरमेंट करनी हो जहां पर कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज एंड फॉल नहीं होना चाहिए, वहां पर ट्यूब हमेशा 6 mm से ऊपर की, कोशिश करें 10 mm से ऊपर की रखें। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है जिसका रेडियस क्या है आर, और इसको एक फ्लूइड में रख दिया गया है। उसमें एक फ्लूइड है मरकरी, और मरकरी के ऊपर एक और फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? S2। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लेते हैं S1 है, और जो ऊपर है उसके फ्लूइड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है। भारी कौन हुआ? जो नीचे होगा वो भारी है, S1 वाला भारी है, S2 वाला हल्का है। और इन दो लिक्विड रखे हुए एक के ऊपर एक, और उन दोनों में डुबा दिया इस ट्यूब को। उस केस में हाइट का राइज कितना होगा कैपिलरी का? 2 सिग्मा कॉस थीटा आर इंटू ओमेगा। ओमेगा आपको पता चल चुका है क्या है? ये स्पेसिफिक वेट किसका? उस फ्लूइड का। इंटू में आर, इंटू में S1 माइनस S2, जहां पर S1 क्या है? भारी वाला जो नीचे होगा, जो मरकरी है। S2 क्या है? दूसरा वाला जो हल्का होगा, जो मरकरी के ऊपर है। क्लियर? इस तरीके से काम होगा। ठीक है, और अब मान लो कि आपके पास 2 वर्टिकल प्लेट्स हैं, इस तरीके से 2 वर्टिकल प्लेट है। तो जैसे अभी हमने ट्यूब दिखाया है आपको, ऐसे ही 2 प्लेट रख दिए, है ना? किस में रख दिए? उसी में, फ्लूइड के टैंक में 2 प्लेट रख दिए इस तरीके से। तो 2 वर्टिकल प्लेट रखे जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? T। बीच का डिस्टेंस कितना है? T है। ठीक है, और दोनों की लेंथ कितनी है? L है। ठीक है, इसको पार्शियली इमर्ज किया है, मतलब ये टंकी होगी, इस टंकी में यहां तक पानी भरा हुआ है, इस तरीके से पार्शियली इसको इमर्ज किया है। तो ऐसा नहीं लग रहा ट्यूब को डुबा दिया है, लेकिन ये ट्यूब तो चारों तरफ से बंद होती है। ये क्या है भाई साहब? ये 2 प्लेट हैं, है ना? तो उस तरफ से भी खुला होगा, इस तरफ से भी खुला हुआ है। ऐसे करके इसमें डुबा दिया। अब इसमें भी क्या होगा? राइज देखने को मिलेगा, इसमें भी ऐसे राइज देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो आपको फिर यहां पर भी बताना है कि आखिर ये राइज जो हुआ है ना H हाइट का, ये कितना राइज हुआ है। ठीक है, या फिर डिप्रेशन आया है, कितना आया है। तो फिर वही बात, सरफेस टेंशन को बराबर कर दो इसके एक्स्ट्रा वेट से। जब करोगे तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू में स्पेसिफिक वेट, इंटू में स्पेसिफिक वेट, इंटू में H क्या होगी? वो हाइट। L क्या हो गया? लेंथ किसकी? प्लेट की। इंटू में T क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इस तरीके से ये इसके बराबर हो जाएगा। फाइनली आपका ये इसके बराबर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सब में सेम है। ठीक है, वही चीज लगानी है। ठीक है, आप खुद से भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। फाइनली जो हाइट राइज होगी वो इतनी होगी।